हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गियर के एसएससी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स आप 2023 के एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि गियर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम 2015 से लेके 2019 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, हर एक स्टूडेंट को ईजिली समझ में आ जाएगा और कभी आप भूलोगे नहीं और एक एक क्वेश्चन को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको कंसेप्ट से बताऊंगा और इस वीडियो में हम लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 30 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ लोगे तो गियर के यदि आपके पास 100 क्वेश्चन भी होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो के लास्ट तक यदि आप पहुंच जाते हैं उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टर्म डिफाइन द सरफेस बिलो द पिच सरफेस ऑफ द गियर टूथ? फेस ऑफ द टूथ, फ्लैंक ऑफ द टूथ, प्रोफाइल या फिर पिच सर्कल? तो सबसे पहले आपको जो गियर होता है उसका बेसिक डायग्राम पता होना चाहिए, तब इस क्वेश्चन का आप आंसर इजीली दे पाएंगे। तो हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आपको गियर का बेसिक डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्कल होता है वो आपका पिच सर्कल होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका पिच सर्कल है और पिच सर्कल से ये देखिए यहाँ पे आपको 3D में देखना है। तो ये आपका टूथ हो गया और टूथ के ये पिच सर्कल से नीचे का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्लैंक और इसके ऊपर का पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं फेस। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पिच सरफेस जो होती हैं उसका नीचे का पार्ट यानी कि बिलो दी पिच सरफेस, ये वाली सरफेस जो है इसको पिच सरफेस बोलेंगे, इसके नीचे क्या होगी? फ्लैंक होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लैंक ऑफ टूथ। और यदि बिलो की जगह अबोव पूछता तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता फेस ऑफ द टूथ। और यहाँ पे मैं थोड़ा और बता देता हूँ, ये जो हमारा सर्कल होता है पिच सर्कल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसके नीचे जो होता है ये डिडेंडम सर्कल होता है और इसके ऊपर जो होता है वो एडेंडम सर्कल होता है। और यहाँ पे एक सर्कल और होता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस सर्कल और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, और ये जो आपके टूथ की विड्थ होती है इसे फेस विड्थ बोलते हैं और जो हमारा टूथ होता है ये इस टूथ का एक पॉइंट और जो है नेक्स्ट जो टूथ होगा उसी का सेम पॉइंट, इन दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर पिच या फिर सिंपली पिच बोलते हैं। इतनी जानकारी आपको पता चल गई है तो बाकी की जितनी भी और इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो हम क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करते चलेंगे। If pitch diameter is 200 mm and number of teeth are 20, then circular pitch of the gear will be। तो सर्कुलर पिच अभी मैंने आपको बताया था, एक बार वापस बता देता हूँ। देखिए, सर्कुलर पिच का जो फॉर्मूला होता है वो आप ज़्यादातर याद करते हैं। वो कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा पूरा गियर है, पूरा गियर होगा तो इसकी कुछ सरकमफ्रेंस होगी। तो सरकमफ्रेंस क्या होती हैं? वो होती है 2πr या फिर πd। तो टोटल जो सरकमफ्रेंस हो गई वो हो गई πd और जितने भी हमारा जो गियर होता है उसके ऊपर टीथ होते हैं इनको हम यदि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच ये तो हम फॉर्मूले के हिसाब से आ गया। अब हम यदि डायग्राम में देखते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी हमारा सर्कुलर पिच। ठीक है, और आप टीथ को डिवाइड करके भी देखेंगे तो भी आपका यही आएगा, क्योंकि पूरी πd क्या है? हमारी सर्कमफ्रेंस है और नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? एक तो टूथ जो है इसकी थिकनेस आ रही है, इसको हम बोलते हैं टूथ थिकनेस और इन दोनों टूथ के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? टूथ स्पेस। तो टूथ थिकनेस प्लस टूथ स्पेस दोनों का जो समेशन होता है वो होता है हमारा सर्कुलर पिच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सर्कुलर पिच समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आपको पिच सर्कल डायामीटर जो है दे रखा है, कितना दे रखा है? 200 mm और नंबर ऑफ टीथ 20 दे रखे हैं। तो सर्कुलर पिच आपका आराम से आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू डी की वैल्यू है 200 mm
देखिए आंसर भी आपको mm में दे रखा है, तो इजीली आप 200 mm पुट कर देंगे और नंबर ऑफ टीथ कितनी है 20। तो कुल मिला के आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 31.4 mm आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई d/t, और ये जो d/t होता है, d/t इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूल। तो यदि हम d/t की वैल्यू m पुट करेंगे तो हमारा सर्कुलर पिच क्या आ जाएगा, पाई इंटू m। m यहाँ पे मॉड्यूल है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, पाई इंटू m, और मॉड्यूल आपको अलग से भी पता होना चाहिए, d/t होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको लास्ट तक जरूर देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूथ व्हील डू नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ टीथ ऑन द गियर सरफेस? स्ट्रेट, इंक्लाइंड, कर्व्ड, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन किस हिसाब से पूछा गया है। व्हील डू नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ टीथ। टीथ कैसे हैं? टीथ स्ट्रेट हो सकते हैं, इंक्लाइंड हो सकते हैं, कर्व्ड हो सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। तो नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल जो है वो शाफ्ट होती है, जैसे कि आपने देखा होगा पैरेलल शाफ्ट होती है और परपेंडिकुलर होती है, और नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल यानी कि वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है और पैरेलल भी नहीं है। इसके अनुसार भी हम गियर को क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको टीथ का क्लासिफिकेशन पूछा गया है, ना कि शाफ्ट का। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन? पिच सर्कल, एडेंडम सर्कल, साइक्लोइडल, या फिर इनवोल्यूट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि कर्व इज ऑब्टेन ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विच इज रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हो गई, इसके ऊपर ये जो है सर्कल जो है ये रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट करेगा तो इसकी जो प्रोफाइल है ऐसे बनेगी, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लोइडल प्रोफाइल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, या साइक्लोइडल गियर बोलते हैं। अब यदि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यदि कर्व्ड होती है, यहाँ पे देखिए ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड होगी तो ये यदि सर्कल जो है इसके बाहर घूमेगा, बाहर रोटेट होगा तो एपीसाइक्लोइड बनेगा, और यदि इसके अंदर घूमेगा यानी कि इस पेरीफेरी के अंदर ये रोटेट करेगा तो हाइपोसाइक्लोइड बनेगा। तो ये साइक्लोइडल प्रोफाइल होती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है डी, इनवोल्यूट। इनवोल्यूट कब बनती है? इनवोल्यूट जब हम सर्कल को फिक्स कर देते हैं और इसके ऊपर जो ये स्ट्रेट लाइन है ऐसी एक रोड जो है वो हम इसको रोटेट करवाते हैं ऐसे, तब जो ये एक पॉइंट जो है इस पॉइंट का जो हम पाथ देखेंगे तो जो प्रोफाइल बनेगी उसको हम बोलते हैं इनवोल्यूट। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। साइक्लोइडल प्रोफाइल में सर्कल रोटेट करता है और इनवोल्यूट में जो रोड होती है वो सर्कल के ऊपर रोटेट करती है और सर्कल उसमें फिक्स होता है। तो ये जो प्रोफाइल होती है ये इनवोल्यूट होती है और ये होती हैं आपके साइक्लोइडल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉन्टैक्ट रेशियो? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट रेशियो होता क्या है। देखिए, कॉन्टैक्ट रेशियो होता है जब दो गियर मेश के अंदर आते हैं यानी कि कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो जब दो गियर यानी कि गियर और पिनियन दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं तब एक दूसरे के टीथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो एट ए टाइम कितने टीथ कॉन्टैक्ट में है? तो ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा जनरली डिज़ाइन किया जाता है कि एक से ज़्यादा टीथ कॉन्टैक्ट में रहे। एक से ज़्यादा का मतलब क्या है कि जब जो एक टीथ तो कॉन्टैक्ट में है और दूसरा जस्ट कॉन्टैक्ट में हो रहा है, और पहला जब उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट जब वो छोड़ेंगे उससे पहले दूसरा पूरा कंप्लीट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो एक से ज़्यादा आता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो, यानी कि एट ए टाइम कितने टीथ कॉन्टैक्ट में हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो। अब यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, और सर्कुलर पिच को हम पी सी से
रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्कुलर पिच, तो सर्कुलर पिच पे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, तो मॉड्यूल के लिए दो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब आप सभी को पता है सर्कुलर पिच, अभी मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है, पाई डी बाई टी, या फिर कह सकता हूँ पाई डी बाई टी क्या होता है, मॉड्यूल। इसका मतलब कॉन्टैक्ट रेशियो मॉड्यूल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो गलत पूछा गया है तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। द रेडियस दैट कनेक्ट द रूट सर्कल टू द प्रोफाइल ऑफ द टूथ इज नोन एज आर्क ऑफ अप्रोच, फिलेट रेडियस, प्रोफाइल या फिर पिच रेडियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अब देखिए एक बार क्वेश्चन आप वापस पढ़िए। द रेडियस दैट कनेक्ट द रूट सर्कल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूट सर्कल क्या होता है। देखिए ये जो सर्कल है ये कौन सा सर्कल है, आप कहेंगे ये डिडेंडम सर्कल है, ये है आपका डिडेंडम सर्कल। ये जो डिडेंडम सर्कल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट सर्कल बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रूट सर्कल कौन सा होता है। तो अब क्या पूछा गया है, रेडियस दैट कनेक्ट द रूट सर्कल टू द प्रोफाइल ऑफ द टूथ। तो ये जो रूट सर्कल है यहाँ से देखिए आप एक रेडियस टाइप का देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो रेडियस होती हैं इसे हम बोलते हैं फिलेट रेडियस। तो ये आपका रूट सर्कल हो गया, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये आपके टूथ की प्रोफाइल को, ये टूथ की प्रोफाइल है जहाँ पे मैं आपको कलर से बना रहा हूँ। ये आपकी टूथ प्रोफाइल हो गई और ये आपका रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल हो गया। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे जो ये रेडियस बनी हुई है छोटी सी, इसको हम बोलते हैं फिलेट रेडियस। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसे हम बोलते हैं फिलेट रेडियस। यहाँ पे ये दो लाइनें दिख रही है ना, ये आपका एक कर्व्ड है, इसे हम बोलते हैं फिलेट रेडियस। बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें कैलकुलेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको अटेम्प्ट कीजिए यदि आपको आता है तो। उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, यानी कि आप बिना पेन उठाए भी आंसर दे देंगे। द प्रोफाइल ऑफ गियर हैविंग सर्कुलर पिच ऑफ 52 mm and length of arc of contact is 80 mm. Determine the module and contact ratio of the gear profile. तो यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आपको मॉड्यूल निकालना है और दूसरा निकालना है कॉन्टैक्ट रेशियो। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला यदि ना भी पता है तो कॉन्टैक्ट रेशियो की डेफिनेशन तो पता होगी कि कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, कि जितने टीथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं ऑन एन एवरेज, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो। तो क्या 16 जो है टीथ एक साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, नहीं, तो ये तो डायरेक्ट गलत हो गए। अब रहे आपके पास दो ऑप्शन, एक तो 2, एक 1.54। तो सबसे पहले यदि आपको मॉड्यूल पता है तो भी आपका आंसर हो जाएगा और कॉन्टैक्ट रेशियो पता है तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट रेशियो देखते हैं। कॉन्टैक्ट रेशियो अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना देर का आपको 80 mm अपॉन सर्कुलर पिच। तो आपको सर्कुलर पिच 52 देर का है डायरेक्ट। तो अब आप अंदाज लगाइए कि क्या ये 40 से ज़्यादा नहीं है, 40 होता तो 2 आता, 40 से ज़्यादा है इसका मतलब ये 2 से तो कम ही आएगा। तो जब 2 से कम आएगा तो ये 1.54 ही आएगा बिना कैलकुलेशन के। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो बात होगी आपके डायरेक्ट आंसर की। मैं आपको प्रोसेस से आंसर आते कैसे हैं, यदि आपको पास में ऑप्शन दे रखे होंगे तो कैसे करोगे। तो सर्कुलर पिच तो आप समझ गए, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, ये आपका कॉन्टैक्ट रेशियो हो गया। और अब हम मॉड्यूल कैसे निकालेंगे। तो यदि मैं बात करूँ मॉड्यूल की, मॉड्यूल होता है आपका, अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर पिच होता है पाई डी बाई टी, या फिर कह सकता हूँ पाई इंटू एम। तो एम हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर पिच अपॉन पाई। तो सर्कुलर पिच आपको दे रखा है 52 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो यदि आप 3.14 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 16.55।
तो समझ गए होंगे आपको एग्जाम में कैसे आंसर निकालने हैं। ऑप्शन ज़रूर देख लेना। द गियर रेशियो ऑफ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो आपको सबसे पहले गियर रेशियो पता होना चाहिए। गियर रेशियो को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ टी बाई स्मॉल टी। अब यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर, गियर बड़ा होता है इसीलिए हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पिनियन जो होता है वो छोटा होता है इसलिए स्मॉल टी से नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू दैट ऑफ पिनियन, तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हेरिंगबोन गियर आर डबल हेलिकल गियर, स्पर विथ स्मॉल टीथ, लार्ज वर्म गियर या फिर स्पाइरल गियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, सभी को आता होगा। हम डायग्राम देखते हैं हेरिंगबोन गियर का, तो आप इजीली समझ पाए। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा हेरिंगबोन गियर। तो हेरिंगबोन गियर कैसा दिख रहा है, ये आपका हेलिकल गियर हो गया और ये दोनों तरफ है, इसका मतलब डबल हेलिकल गियर हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, डबल हेलिकल गियर। ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि जो रेसिंग बाइक होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, या रेसिंग कार होती है, क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल बनाते हैं तब बहुत ही ज़्यादा ये कॉस्टली होती है। क्योंकि जब हम ये प्रोफाइल बनाते हैं तो ये बीच का जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये मिनिमम रहना चाहिए। तो ये कैसे रहेगा, इसके लिए इसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। तो ये यूज़ होता है फॉर हाई स्पीड। What type of gear is used to connect two intersecting shaft? बेवल गियर, हेलिकल गियर, स्पर गियर या फिर वॉर्म एंड वॉर्म मिल। तो आपको बताना है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट कैसे करती है, जैसे मान लो एक शाफ्ट की ऐसे है और दूसरी शाफ्ट ऐसे है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन सी गियर यूज़ करेंगे। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आप अपने आप समझ पाएंगे कि इंटरसेक्टिंग गियर जो है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में कौन सा गियर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में जो गियर दिख रहा है, जैसे कि इसके अंदर जो शाफ्ट आएगी वो ऐसे आ जाएगी और इसमें ऐसे आ जाएगी, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन गियर का नाम क्या है, इनको बोलते हैं बेवल गियर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द कर्व फॉर्म्ड बाय द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ टूथ इज नोन एज आर्क ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ रेसेस, प्रोफाइल या फिर पिच सर्कल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है कर्व फॉर्म्ड बाय द फेस एंड द फ्लैंक, तो ये तो आपका हो गया फेस, ये हो गया फ्लैंक। तो ये जो कर्व बनता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल ऑफ द गियर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका फेस है और ये फ्लैंक है, दोनों मिलके गियर की प्रोफाइल बनाते हैं, इसीलिए हम इसको गियर प्रोफाइल बोलते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द पिच सर्कल ऑफ गियर प्रोफाइल इज 50 mm and the value of addendum is 5 mm, what will be the radius of addendum circle? देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आप डायग्राम एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है और एक बार हम वापस पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ द पिच सर्कल, तो ये तो हो गया हमारा पिच सर्कल, ये आपको दे रखी है। इसके साथ में आपको क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ एडेंडम, यानी कि ये आपको एडेंडम दे रखा है। और आपको पूछा क्या गया है, एडेंडम सर्कल की रेडियस, यानी कि आपको ये पूछा गया है। तो कुल मिला के आपको ये दे रखा है और इतना आपको अलग से दे रखा है, दोनों को जोड़ना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना है 50 और ये है 5, यानी कि 55 आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको डायग्राम जो है ये दिमाग में होगा ना, अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैं आपको बार बार डायग्राम दिखा रहा हूँ, सेम डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम आप एक बार हाथ से बना लेना तो आप कभी नहीं भूलोगे, तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर ही दिखेगा। विच इक्वेशन डज नॉट प्रोवाइड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें वेलोसिटी रेशियो की, तो वेलोसिटी रेशियो होता है आपकी ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, और आप सभी को पता है ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn/60। तो दोनों तरफ 2π/60 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ n1/n2 हो जाएगा। अब यदि हम बात करें, आप सभी को पता है v इजिकल्स टू क्या होता है ओमेगा r, तो कह सकता हूँ यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ओमेगा 1 r1 बराबर ओमेगा 2 r2 होता है।
तो मैं लिख सकता हूँ ω1/ω2 बराबर R2/R1। और यदि मैं ऐसे लिख दूँ एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा d2/d1। तो यहाँ पे d2/d1 और t2/t1, ठीक है। यानी कि ये आपका टीथ हो जाएंगे, जितनी साइज़ बड़ी उतने ज़्यादा टीथ। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ω1/ω2 ठीक है, n1/n2 ये भी ठीक है, d2/d1 ये भी गलत है, t2/t1 ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो हमारे दो ऑप्शन गलत हैं ए और सी, ये आपको ध्यान रखना है। A gear having 100 teeth is fixed and another gear having 25 teeth revolves around it, the center line of both gear being joined by an arm. How many revolution will be made by gear of 25 teeth for one revolution of arm? तो ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जो होती हैं उसका क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल और अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ समझाता हूँ, तब आप इजीली ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में 2-3 ही आते हैं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ए गियर हैविंग 100 टीथ इज फिक्स्ड। बड़ा वाला गियर जो है इसके 100 टीथ है, इसको क्या है फिक्स्ड कर रखा है। तो यहाँ पे फिक्स का निशान ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये आपका फिक्स हो गया। अनदर गियर हैविंग 25 टीथ इज रिवॉल्व अराउंड इट द सेंटर, ठीक है। अब ठीक है, अब हम समझते हैं अब इसको क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले हम लिखते हैं ये आपकी आर्म है, तो ये आपकी आर्म हो गई। फिर उसके बाद में हम गियर लिखते हैं, बड़े वाले को हम गियर बोलते हैं, तो ये आपका गियर और 100 टीथ मैं कोष्टक में लिख देता हूँ। फिर हम लिखते हैं पिनियन, अच्छे से समझना है आपको। और पिनियन के कितने टीथ है 25 टीथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आर्म को फिक्स करते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का करना है आपको, तो आर्म को फिक्स मानना पड़ेगा, है नहीं बस क्वेश्चन के लिए अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आर्म को फिक्स मानेंगे तो इसकी स्पीड कितनी होगी 0 होगी। आर्म को फिक्स माना और ये जो हमारा बड़ा वाला गियर है इसको हम x स्पीड से घुमाते हैं, तो इसको हम x स्पीड से घुमाते हैं, तो ये +x है जिस साइड में भी हम घुमा रहे हैं। अब जिस साइड से ये घूमेगा तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये कितना घूमेगा हमारा पिनियन। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप सभी को पता है ω1/ω2 बराबर होता है आपके T2/T1। यदि आपको इतना पता है तो यदि मुझे ω2 निकालना है तो क्या करूँगा, ω1 इंटू क्या हो जाएगा T1/T2। ω1 की स्पीड कितनी है ये मैं मान रहा हूँ x, ठीक है, तो ये x। और T1 कितना है, T1 हमारा क्या है, T1 है हमारा गियर, तो 100 अपॉन T2 कितना है 25, तो ये आपका हो जाएगा 4x। अब देखिए ये प्लस से घूम रहा है तो ये माइनस से घूमेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग होगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन हम रखते हैं कि जब हमारी आर्म जो है वो y स्पीड से जाएगी तो हमारा गियर कितना जाएगा y + x, और हमारा पिनियन कितना जाएगा, बस आपको y ऐड करते जाना है, तो y ये माइनस का है तो 4x। इतना आप समझ गए मुझे उम्मीद है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं और आपको यूट्यूब पे कोई फ्री में समझाएगा भी नहीं, सब ऐसे क्वेश्चन पेड कोर्स में ही बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा आंसर कैसे आएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल बी मेड बाई गियर ऑफ 25, यानी कि छोटा वाला पिनियन के आपको स्पीड बतानी है फॉर दी 1 रिवोल्यूशन ऑफ आर्म। यहाँ पे देखिए अब आप सभी को पता है गियर हमारा जो है वो फिक्स है, हमने तो x स्पीड दी है लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये फिक्स है, तो y + x की वैल्यू क्या है 0 है। तो कहने का मतलब है y बराबर कितना आ जाएगा -x। अब हमारा जो है वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, पिनियन की कितनी आ जाएगी, y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं x, और x की जगह y पुट कर सकते हैं। तो अब आपको
टीथ ऑफ वन रिवोल्यूशन ऑफ आर्म, आर्म की स्पीड कितनी हमने मानी, y मानी, तो ये हमको क्वेश्चन के हिसाब से कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो y की जगह आप 1 रख दीजिए और x की जगह -1, तो ये 1 माइनस 4 इंटू -1, तो यानी कि कुल मिला के ये वैल्यू आ गई 5, तो 5 रिवोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि जब हमारी आर्म जो है 1 रिवोल्यूशन करेगी तो हमारा पिनियन 5 रिवोल्यूशन करेगा, तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए सिंपली आपको करना क्या है, पहले आर्म को फिक्स मानना है और एक बड़े वाला जो गियर होता है उसको एक्स स्पीड देनी है, तो पिनियन हमारा जो है उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा और उसकी वैल्यू जो है नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से आ जाएगी। और उसके बाद में आर्म को वाई स्पीड देनी है और वाई सब में ऐड कर देना है। फिर हमको जो कंडीशन दे रखी है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, गियर हमारा फिक्स है तो इसकी वैल्यू 0 कर दी। यदि आपको पिनियन फिक्स देता तो पिनियन को 0 कर देते, फिर गियर की वैल्यू आ जाती। तो ऐसे आपको करना है। हर एक क्वेश्चन में जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है तरीका यही है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन? स्पीड ऑफ द ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ द ड्रिवन, स्पीड ऑफ ड्रिवन टू द स्पीड ऑफ ड्राइवर, नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, नन ऑफ दीज। तो आपको क्या पूछा गया है, ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन। गियर ट्रेन किसे बोलते हैं, जब हमारे गियर जो है बहुत ज़्यादा एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो कंपाउंड गियर ट्रेन जो होती है उसी को हम गियर ट्रेन बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको पूछा गया है कि ट्रेन वैल्यू क्या होती है। देखिए ये हमारा जो है गियर है, आपको दिख रहा है, ये इसे हम ड्राइवर बोलेंगे। तो ये जो पिनियन है छोटा सा, ये हमारा ड्रिवन हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, इसके लिए ये तो ड्राइवर हो गया और ये खुद आपका ड्रिवन हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ड्राइवर हो जाएगा और ये खुद ड्रिवन हो जाएगा। ऐसे चलता है। तो हमारा जो स्पीड रेशियो होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड रेशियो क्या होता है। स्पीड रेशियो, तो स्पीड रेशियो होता है स्पीड ऑफ द मेन ड्राइव। मेन ड्राइव यानी कि जो पहला वाला गियर है उसको हम बोलते हैं मेन ड्राइव, टू द स्पीड ऑफ मेन ड्रिवन। मेन ड्रिवन क्यों बोला इसको, क्योंकि जैसे मान लो ये वाला गियर है, मैं आपको अलग डायग्राम से, ये वाला, अब ये आपका ड्राइवर माना और ये ड्रिवन हो जाएगा, लेकिन इस वाले गियर के लिए ये ड्राइवर हो जाएगा। तो मेन ड्रिवन कौन हो गया, लास्ट वाला, ये आपका मेन ड्रिवन हो गया। तो इसे हम बोलते हैं स्पीड रेशियो। अब ट्रेन वैल्यू आपको पूछा गया है, ट्रेन वैल्यू क्या होता है, ट्रेन वैल्यू होता है 1 स्पीड रेशियो। तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन ड्राइव ऊपर है और मेन ड्रिवन नीचे है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ड्रिवन टू द ड्राइवर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रेन वैल्यू क्या होती है और स्पीड रेशियो क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट? तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ वापस। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट टू द cos फाई। फाई यहाँ पे क्या है, प्रेशर एंगल है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, यहाँ पे तो मॉड्यूल है ही नहीं। वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सर्कुलर पिच, यहाँ पे सर्कुलर पिच है ही नहीं, तो ऑल ऑफ ऑप्शन होगा ही नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। वेरीज डायरेक्टली टू दी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूथड व्हील डज नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग? टाइप ऑफ गियर के हिसाब से कौन सा नहीं है, एक्सटर्नल गियर, इंटरनल गियरिंग, रेक एंड पिनियन, पैरेलल गियरिंग। तो ये भी होता है एक्सटर्नल गियर और इंटरनल गियर। पैरेलल गियरिंग होता है, आप सभी को पता है शाफ्ट के हिसाब से पैरेलल गियर होते हैं, इंटरसेक्टिंग होता है। लेकिन रेक एंड पिनियन जो है ये एक गियर का टाइप है, ना कि क्लासिफिकेशन है। तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोफाइल ऑफ गियर हैविंग मॉड्यूल ऑफ 12 mm एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज 60 mm, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट रेशियो ऑफ गियर प्रोफाइल? तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्टैक्ट रेशियो होता क्या है। तो कॉन्टैक्ट रेशियो होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच। अब यहाँ पे आपको सर्कुलर पिच नहीं दे रखा है,
तो आप सभी को पता है सर्कुलर पिच क्या होता है, पाई डी बाई टी, या फिर कह सकता हूँ पाई इंटू एम। एम क्या है, मॉड्यूल, तो मॉड्यूल यहाँ पे आपको दे रखा है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना दे रखा है, 60 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मॉड्यूल कितना है, 12 है। तो अब यहाँ पे आप आंसर कैसे निकालेंगे, तो 12 से काट लेंगे तो 5 में 3.14 का भाग देंगे तो ये लगभग 1.6 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज कॉमन बिटवीन दी टू पिच सर्कल इज नोन एज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो गियर जो होते हैं वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, बेस पॉइंट, एडेंडम, डिडेंडम या फिर पिच पॉइंट। तो ये तो आप समझ गए होंगे, फिर भी आपको डायग्राम बता देते हैं। देखिए, एक तो ये आपका गियर है, ठीक है, और दूसरा गियर जो है इसके टीथ जो है कॉन्टैक्ट में है। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं पिच पॉइंट, और यहाँ पे जो सर्कल बनता है वो पिच सर्कल बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, पिच पॉइंट। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोफाइल ऑफ द गियर इज इन्वॉल्व्ड विथ 20 डिग्री। If the length of path of approach and length of path of recess are 28 mm and 25 mm respectively, what is the length of arc of contact? तो अब आपको यहाँ पे बताना है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसका फॉर्मूला आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बराबर पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन क्या होता है, कोस फाई। फाई यहाँ पे क्या है, प्रेशर एंगल। अब यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है ये समेसन होता है पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रेसेस, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं 28 + 25 अपॉन कोस फाई की वैल्यू आपको दे रखी है, डायरेक्ट दे रखी है 0.94। ये कितना हो गया, 53 हो गया अपॉन 0.94। बस आपको यहाँ से डिवाइड करना है तो ये कितना आ जाएगा, 56.4 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। द गियर ड्राइव मॉड्यूल इज इक्वल टू, तो आप तो अब समझ गए होंगे कि सर्कुलर पिच क्या होता है, पाई इंटू एम होता है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, पीसी अपॉन पाई, यानी कि सर्कुलर पिच अपॉन पाई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीटर गियर इज करेक्ट, दीज आर एम्प्लॉयड फॉर इक्वल स्पीड, मिनिमम बैकलैश, मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट या फिर गियर स्पीड रिडक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीटर गियर होता क्या है। देखिए, अभी हमने बात की थी बेवल गियर। बेवल गियर क्या होते हैं, जब हमारी शाफ्ट इंटरसेक्ट करती है तब हम बेवल गियर यूज़ करते हैं। लेकिन जब बेवल गियर में ड्राइवर और ड्रिवन यानी कि गियर और पिनियन दोनों सेम साइज़ के होते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं मीटर गियर। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारे बेवल गियर है, लेकिन इन दोनों की साइज़ सेम होने की वजह से हमने एक नया नाम दे दिया जिन्हें हम बोलते हैं मीटर गियर। अब साइज़ सेम है तो क्या होगा, स्पीड हमारी सेम होगी। तो ये स्पीड रिडक्शन या स्पीड इंक्रीज के लिए यूज़ नहीं होते, सिर्फ डायरेक्शन चेंज के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप सभी को पता है जो गवर्नर होते हैं वहाँ गवर्नर के अंदर स्पीड जो है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दी कॉन्टैक्ट रेशियो। कॉन्टैक्ट रेशियो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बहुत बार बता दिया, ये होता है आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं इतनी बार आपको बता दूंगा कि आपको इजीली याद हो जाएगा। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच। अब हम ऑप्शन देखते हैं, वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, सर्कुलर पिच क्या होता है, पाई इंटू एम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्कुलर पिच, तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट रटवाया नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है कि हर एक क्वेश्चन का मैंने रीज़न बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपको उन दोस्तों को जो एसएससी जेईई 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उनको शेयर जरूर कर देना। बस इतना सा आपको काम करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्पीड रेशियो ऑफ द गियर ट्रेन। स्पीड रेशियो अभी मैंने आपको बताया था। स्पीड रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्राइवर स्पीड टू द ड्रिवन स्पीड
और क्या बताया था मैंने, 1 ट्रेन वैल्यू, यानी कि ट्रेन वैल्यू और स्पीड रेशियो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ ड्रीवन है, ये होता है आपका स्पीड रेशियो। और पिछला क्वेश्चन क्या था, ट्रेन वैल्यू था, इसलिए ड्रीवन ऊपर था और ड्राइवर नीचे था। पर्पज ऑफ यूजिंग डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल इज कंट्रोल स्पीड, अवॉइड जर्क्स, हेल्प इन टर्निंग, ऑब्टेन रियर मूवमेंट। आप सभी को पता है डिफरेंशियल गियर के अंदर हम जो है, जब हमारा गाड़ी टर्न लेती है तो अंदर वाला जो व्हील होता है उसकी स्पीड 0 हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है, और बाहर वाले की ज़्यादा होती है। तो डिफरेंशियल गियर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो टर्निंग में हेल्प करे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इन गियर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस व्हेन, इंटरफेरेंस वैसे क्या होता है, जब गियर जो होते हैं एक दूसरे के अंदर जो है अंडरकट यानी कि एक दूसरे को काटने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं एक तरीके से इंटरफेस। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, टिप ऑफ द टूथ ऑफ ए मैटिंग गियर डिग्स, डिग यानी खोदना होता है, यानी कि उसको अंदर से कट करने लगेगा। डिग इनटू द पोर्शन बिटवीन द बेस एंड द रूट सर्कल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। यानी कि जब हमारा जो मान लो ये एक गियर का टूथ है और ठीक है, अब दूसरा वाला जो गियर होगा वो यदि ऐसे कांटेक्ट में आएगा तो ये यहाँ से कट करने लगता है ना, या तो इसको अंडर कट कर देगा यानी कि यहाँ से जो दूसरे वाले गियर का मटेरियल रिमूव कर देता है तो इसकी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब आप इंटरफेरेंस समझ गए तो अगला क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, द इंटरफेरेंस और अंडर कटिंग इन इन्वोल्यूट गियर कैन बी अवॉइडेड बाई, तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, वो आपको बताना है। वेयरिंग द सेंटर डिस्टेंस बाई चेंजिंग प्रेशर एंगल, यदि हम प्रेशर एंगल चेंज करेंगे तो सेंटर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है। यूजिंग मॉडिफाइड इन्वोल्यूट और कंपोजिट सिस्टम, ये भी सही है। इंक्रीज द एडेंडम ऑफ स्मॉल व्हील एंड रिड्यूसिंग द लार्जर व्हील, यानी कि लार्जर वाले गियर का तो हम रिड्यूस कर देंगे, छोटे वाले का एडेंडम हम बढ़ा देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ में, ये आंसर तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एक सबसे अच्छा रीज़न है इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ, इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ, यदि हम टीथ को इंक्रीज करेंगे तब इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाएगा। फॉर हेलिकल गियर द हेलिक्स एंगल जनरली रेंजेस फ्रॉम, देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये से जो टीथ होते हैं ये इंक्लाइंड होते हैं, तो ये जो इंक्लाइंड कितना एंगल पे है इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल। वैसे तो ये देखिए यहाँ से लेके 0 से लेके 90 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल रेंज होती है वो होती हैं 0 to 30 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। कई जगह हम 45 तक ले सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम रेंज होती है 0 to 30 डिग्री। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय पिच, सर्कल डायमीटर, प्रेस पिच, प्रेशर पिच, सर्कुलर पिच, डायमीटर पिच। देखिए इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा पिच सर्कल होता है उसी से गियर की साइज डिफाइन की जाती है। द सर्कुलर पिच ऑफ टूथड व्हील हैविंग 24 टीथ एंड मॉड्यूल ऑफ 4.25 mm विल बी, तो सर्कुलर पिच तो अब आप इजीली निकाल पाएंगे। सर्कुलर पिच क्या होता है, पाई डी बाई टी, लेकिन पाई एम भी होता है। हमको मॉड्यूल डायरेक्ट दे रखा है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 4.25। अब देखिए आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये कितना है 3 और ये क्या है 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएंगे। तो देखिए 8, 4, 6, एक ही ऑप्शन जो है 12 से ज़्यादा है, तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है, ऑप्शन देख लेने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ तक आप आ गए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप सभी को पता है मैकेनिकल के स्टूडेंट बहुत कम है, इसलिए व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं। इसलिए यदि आप कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो टेस्ट IQ को ज़रूर सपोर्ट करें। यहाँ पे आपको UPI ID दी गई है, यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।